Give a solid head start to your CA intermediate preparation. Join India's most loved coaching classes and get interactive video classes by top educators, leading doubt support, mock test papers with detailed evaluation. Visit edu91.org right now or download Edu91 app from Play Store. आ जाओ अमेंडमेंट वाली वीडियो देखेंगे। तो भाई अमेंडमेंट के नाम पे जो छल हुआ है आप लोगों के साथ, अब आपको दिखा दें ऑडिट में। तो आज हम चैप्टर 5 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर ने जान निकाल दी आधे लोगों की। सर कारो कौन सा पढ़ के जाएं, 20 वाला 16 वाला? तो आईसीआई ने अब क्या बताएं भाई, आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में 2020 का रो डाला। इसमें आईसीआई की भी गलती नहीं है, राइट। 2020 का रो डालने के बाद उन्होंने बोला भाई पढ़ो, कुछ टीचर्स ने पढ़ा भी दिया। हल्ला मच गया, मई 2021 में कारो आएगा 2020। अब बच्चों ने पढ़ भी लिया। हमें पता है भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे पता है कि भाई रिलैक्स रहो, चिल रहो, कोई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, आराम से डिसीजन आना तो फिर कर लेंगे। तो अब मिनिस्ट्री ने डेफर किया कारो की एप्लीकेबिलिटी क्या था क्या नहीं था। अल्टीमेटली कारो 2016 एप्लीकेबल है आपके मई 21 एग्जाम्स के लिए। नवंबर 21 का क्वेश्चन मत पूछ लेना अभी कमेंट बॉक्स में, जो है उनको तो निपटा लो पहले, राइट। जैसे ये फाइनल है, जैसे ये इंटर है। अच्छा, आईसीआई निकला 1 स्टेप अहेड कि भाई चलो हम कारो 2020 डाल देते, स्टडी मटेरियल में डाल दिया, लेकिन एप्लीकेबल कारो 2016 है। तो अब उन्होंने आरटीपी निकाली, उसमें सर कारो 2016 का इम्पैक्ट देखने के लिए चैप्टर 5 और चैप्टर आई थिंक 10 कंपनी ऑडिट, ये दोनों उठा के डाल दिए। अब बच्चे कह रहे हैं हाय दोनों चैप्टर नए आ गए, हाय दोनों चैप्टर नए आ गए, हाय अरे लड्डू नया आ गया। कुछ नहीं है नया, वो छल है भाई। तुम लोग मतलब पता है क्या है, कुछ बच्चों ने पढ़ के समझ लिया कि क्या हो रहा है। कुछ बच्चे बस सर बताओ ना 2 चैप्टर नए ढका है सर, दो। अरे यार देख तो लिया करो। एनीवेज मैं आपके पास सामने न्यू और ओल्ड स्टडी मटेरियल की जो है वो चर्चा करने वाला हूँ। चैप्टर 5 है ये, और याद रखिएगा कारो 2016 एप्लीकेबल है। आरटीपी के आगे जो 2 चैप्टर लगे हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा भी नहीं सर उनको, मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि क्या अमेंडमेंट क्या है उसके अंदर। अभी मेरे को ऐसा पता चला कि उसके अंदर कारो 2016 दोबारा डिस्कस किया गया रेलेवेंट जगहों पे। सो ये आपका न्यू स्टडी मैट है और ये आपका ओल्ड है, ओके। अगर हम इनको देखना शुरू करें तो कहाँ पे चेंज है ज़रा देखते हैं। अभी तक तो कोई चेंज नज़र नहीं आया है। आधा चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया बाबू, कोई एग्जाम्पल नया नहीं, कुछ कोई नया नहीं, कहीं कुछ नया नहीं, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हाँ, तो ये आपके न्यू स्टडी मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग बता रहे हैं वो कारो 2020 के हिसाब से बता रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर जी? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कारो 2016 एप्लीकेबल है, तो आपको कारो 2016 के हिसाब से ही जो है वो रिपोर्टिंग पढ़ के जानी है, ओके। चलो जी, ये जितने भी ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 2016 से हट के 2020 का डिस्कशन हुआ है, और वो हमारे लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, दैट्स इट। और लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ मुझे तो नहीं दिखाई दी जो सर आपके लिए इस चैप्टर में बदलाव है। तो चैप्टर 5 में देयर इज़ नो अपडेट एक्सेप्ट दीज क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे, और ये एमसीक्यूज़ जो हैं हटा के आपके एमसीक्यू बुकलेट के अंदर चले गए। और जो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो ये क्वेश्चंस आपके पास पहले थे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको ऐड ऑन दिए गए हैं, ये लीजिए। तो क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 तक आपके पास पहले भी थे, वो अब भी हैं। कुछ क्वेश्चंस जो नए दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, आइए ज़रा इन पे एक चर्चा कर लेते हैं। तो करेक्ट इनकरेक्ट में सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है जी? अनयूजुअल डिलेज बाय एंटिटी in providing requested information shows problematic और unusual relationship between auditor and management। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। कोई इसमें सर कहने की मतलब कुछ भी ऐसी बात ही नहीं है। जो हमें समझना है क्या हो रहा है कि भाई मैनेजमेंट जो है ना थोड़ा सा परेशान है। किसको लेके? ऑडिटर के इस चीज़ को लेके कि भाई ऑडिटर जो है इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और मैनेजमेंट जो है उसे डिले करती जा रही है, अनयूजुअल डिले कर रही है, ओके। और ऑडिटर ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी मैनेजमेंट को देनी चाहिए, मैनेजमेंट की तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये,
है ना। और अगर मैनेजमेंट अनयूजुअल डिले करे तो डेफिनेटली इट शोज व्हाट प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। ओके, बोलिए जल्दी से, आइए जी एक बार फिर से इसको रीड करें। अनयूजुअल डिले बाय एंटिटी, एंटिटी जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है तो इससे मतलब प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है ऑडिटर मैनेजमेंट का, बिल्कुल सही है सर। आइए, देन इन कंपेयरिंग द मैनेजमेंट फ्रॉड विद एम्प्लॉय फ्रॉड द ऑडिटर्स रिस्क ऑफ फेलिंग टू डिस्कवर द फ्रॉड इज लेस फॉर मैनेजमेंट फ्रॉड। क्या बात कर रहे हो, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट भैया। मतलब क्या कह रहे हैं, ऑडिटर कौन सा फ्रॉड पकड़ने में ज़्यादा नाकामयाब होगा, ज़्यादा नाकामयाब होगा मैनेजमेंट फ्रॉड पकड़ने में, राइट। सो ऑडिटर रिस्क ऑफ फेलियर, ऑडिटर्स रिस्क ऑफ फेलिंग टू डिस्कवर फ्रॉड इज लेस फॉर मैनेजमेंट। ना 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 ना, ऐसे कैसे भैया। कहते हैं मैनेजमेंट फ्रॉड को ना पकड़े जाने का जो रिस्क है, मैनेजमेंट फ्रॉड के ना पकड़े जाने का जो रिस्क है वो कम है इन कंपैरिजन टू दी एम्प्लॉय फ्रॉड का पकड़े जाने का रिस्क। तो एम्प्लॉय के फ्रॉड भाई ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी पकड़े जाते हैं, वहाँ पे ना पकड़े जाने का रिस्क कम होता है एम्प्लॉय फ्रॉड के केस में, तो ये इनकरेक्ट है। excessive interest by management in maintaining and increasing the entity's inventory price or earning trend is an example of fraud risk factor। तो ये तो भाई देखो, ये जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारे लिए क्या हो सकता है। हमारे पास 2-3 चीज़ें होती थी, कमेंट बॉक्स में ज़रा बताओ मुझे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को लेके 3 चीज़ों से रिलेटेड होता था। ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, ये है, बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में। ये है सर जी रैशनलाइजेशन। ओके, मैनेजमेंट कहेगी हाँ चलता है, ऐसे तो सब करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, मिस स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज ओनली फ्रॉम फ्रॉड। इनकरेक्ट सर जी, एरर से भी हो सकती है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है इंटेंशन का होता है, बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ लेते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इन्वॉल्व थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट्स एंड इज ऑफन perpetrated by employees in relatively large or material amounts. No, small and immaterial amount, ताकि पता ना चले। Next, an auditor conducting an audit in accordance with SA is responsible for obtaining absolute assurance that financial statement is taken as a whole are free from material misstatement। क्या बात कर दी आपने, ये बात हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है आपकी। तो ये तो भाई बात लिख के एकदम मूड ख़राब कर दिया भाई। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहाँ से आ गई, जिंदगी की एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है भाई। ऑडिटर क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है, नहीं सर जी, ऐसे 200 पढ़ी है, ऐसे 200 में साफ लिखा है ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। और साफ साफ ऐसे 200, ये सारी लाइनें मैंने आपको कई बार दिखाई है सिलेबस के अंदर। ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट देयर इज ऑलवेज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट इज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस, राइट। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फिर उसके बाद ये कुछ हमारे पास जो है सर और क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं। ये क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं किस लिए, ये क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं सर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप इनको भी एक बार पढ़ सकते हैं। बस इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे कि अभी ये 6th क्वेश्चन है, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये किससे बिलोंग करता है, कारो 2020 से, और कारो 2020 हमारे लिए एप्लीकेबल अभी जो है वो नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। आप अगर मेरे नोट्स में देखेंगे तो आपको सबसे लास्ट पेज पे, जहाँ पे एक हमने PwC की केस स्टडी डिस्कस करी है, उससे जस्ट पहले आप देखेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। वो इसके आंसर में जो है आप लोग लिख सकते हैं, राइट। देन 8th पॉइंट पे, 8th क्वेश्चन पे सर एक बार आने की कोशिश करते हैं। क्या है, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स में इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दोज एसेट्स। बिल्कुल ठीक है। एनलिस्ट सम एग्जाम्पल ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। आइए देख लेते हैं सर, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको 2-3 बार रीड करने पड़ेंगे और जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो समझ आ गया कि भाई अगर इंटरनल कंट्रोल इनएडिक्वेट है एसेट्स के ऊपर तो भाई चांस बढ़ जाते हैं कि उन एसेट्स का क्या होगा, मिसअप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ जो है वो नहीं है, राइट। ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर पे नहीं है। रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो इनएडिक्वेट है। सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन, सारे इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड पॉइंट है भाई। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, ओवरसाइट नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, फिजिकल सेफ गार्ड नहीं है, रिकन्सिलेशंस नहीं होती। कितना आसान, मतलब अगर आपको ये सोच रहे हैं कि सर ये टफ है, तो बिलीव मी गाइज आपको इंटरनल कंट्रोल समझना चाहिए पहले बैठ के। सब इंटरनल कंट्रोल के एग्जांपल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, ऑथराइजेशन, फिजिकल सेफ गार्ड, रिकन्सिलेशन, राइट। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, मैंडेटरी वेकेशंस, लीव पे नहीं भेजते। लीव पे भेज के क्या होता है सर जी, पीछे से चेकिंग करते हैं भैया कि जो इनका काम है वो सही है कि नहीं है, राइट। मैनेजमेंट को आईटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिससे कि आईटी एम्प्लॉयज़ के पास सर एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि भाई वो जो है फ्रॉड कर सकते हैं। और एक्सेस कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। एक्सेस कंट्रोल बोले तो कि भाई
कौन बंदा एक्सेस करेगा, किसके पास राइट्स होने चाहिए, वो प्रॉपर नहीं। तो एक बार रीड कीजिए, आपका काम यहाँ पे भी निपटता हुआ नजर आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, टेस्ट में पूछ लूंगा जो तुम्हारे मॉक टेस्ट होने हैं, ठीक है। आओ देन चलते हैं अगले मुद्दे पे। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल्स में PQR लिमिटेड, CA विकास खेमगा फाइंड्स दैट कैश रिसिप्ट्स हैव बीन सप्रेस्ड, गिव एग्जांपल। क्या है यार, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, हमने करा हुआ है। टीमिंग एंड लीडिंग का एग्जांपल सर आपको दे दिया है, और भी आपको जो है 1-2 एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं कि कैसे कैसे जो है वो कैश को सप्रेस कर सकते हैं। टीमिंग लीडिंग हमने क्लास में कवर कर दिया था, बाकी एग्जांपल्स आप एक बार जो है रीड आउट कर सकते हैं, बहुत है इतना आपके लिए। जस्ट फॉर ए रेडी रेफरेंस एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ भाइयों। देखो तो क्या करना सर जी, डिस्काउंट कस्टमर्स को दिखाना, लेकिन उनसे पैसे पूरे लेना, और जो डिस्काउंट वाले पैसे हैं वो अपनी जेब में डाल देना। अनऑथराइज या फिक्टिशियस डिस्काउंट दिखाना। डेट्स को राइट ऑफ कर देना, जिनसे पैसा आ गया उनके डेट को राइट ऑफ कर देना कि इनसे तो पैसा आएगा ही नहीं। कैश सेल्स को फुली रिकॉर्ड नहीं करना। आपकी कुछ मिसलिनियस रिसिप्ट्स हो सकती हैं, सेल ऑफ स्क्रैप एटसेट्रा, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ना करना। और आपने एसेट्स की वैल्यू को जो है राइट डाउन कर देना पूरा का पूरा, उनको बेच देना, और उनकी प्रोसीड्स को मिसअप्रोप्रिएट कर लेना। ओके लीजिए, तो ये क्वेश्चन भी सर हो गए। इतने आसान क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में जब आएंगे ना, बच्चे इधर उधर भागते हुए फिरेंगे, ये नहीं करा वो नहीं करा। आइए अब आई से हिंट दे रहा है भैया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देके तो पढ़ लो ना उनको। एनलिस्ट द इंस्टेंस विच इंड्यूस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय टू कमिट फ्रॉड। मतलब अब भाई इसमें क्या बताएं, बताओ कौन सी इंस्टेंस है जिससे सर वो मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो इंड्यूस करते हैं, यानी कि तरह से मोटिवेशन मिलती है। तो भाई कोई फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, एनालिस्टिक गोल हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की खुंदक हो सकती है, राइट। स्टेक होल्डर्स का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपस में, स्टेक होल्डर्स का आपस में, एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर सिंपली एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। देन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स दैट अदरवाइज में अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ये क्वेश्चन तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है, एक बार उसको देख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा इसका आंसर बनेगा। एक बार फिर भी आपके साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स दैट अदरवाइज में अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एक्सप्लेन सम टेक्निक्स बाय विच फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स। तो बेसिकली आपको बताना है कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करके कैसे फ्रॉड कर सकती है। तो इसके आंसर में सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक चीज़ें जो आ सकती हैं वो क्या है। सबसे पहले तो सर जी यही कि भाई फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज आपकी हो सकती हैं। मैनेजमेंट क्या पास कर सकती हैं, झूठी जो है जर्नल एंट्री पास कर सकती हैं, राइट। दूसरा और क्या क्या कर सकती है मैनेजमेंट, तो इसको आप ये हेडिंग्स याद रख लीजिए, इसके बाद एक बार बैकएंड पे पढ़ लीजिएगा। फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, फिर इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज़ कर सकती हैं, जिससे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस वगैरह के अमाउंट जो है वो चेंज कर सकती हैं। देन उसके बाद रिकग्निशन ऑफ इवेंट्स को ओमिट कर सकती है, डिले कर सकती है। फॉर एग्जांपल भाई आपको पता चल चुके हैं आपके कुछ डेटर्स हैं वो जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, राइट। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको सर उस इवेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए, उसके हिसाब से सर आपको अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चेंज लाने चाहिए। तो आपने रिकग्निशन को क्या कर दिया, डिले कर दिया, या आपने उल्टा सोचिए कि भाई कुछ क्रेडिटर से पैसे अभी आने नहीं हैं, कुछ क्रेडिटर से पैसे भी आने नहीं, लेकिन आपने फिर भी जो सर उनको एडवांस में जो है आपने अपने पास लिख लिया है कि भाई मुझे तो पैसे आएंगे। सो बेसिकली आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसे के आने को बढ़ा रहे हैं, पैसे के जाने को नहीं दिखा रहे हैं। तो रिकग्निशन ऑफ इवेंट्स जो है वो डिले किया जा सकता है, एडवांस किया जा सकता है, या कंप्लीटली छोड़ा जा सकता है। देन फैक्ट्स की कंसीलिंग की जा सकती है, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग। जो रेलिवेंट फैक्ट्स है जिनका इंपैक्ट आ सकता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जिसका इफेक्ट आ सकता है। देन आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एक बार IL&FS का केस देखिएगा, क्या ज़बरदस्त सर लेयर्स बना के एक कंपनी को लोन देते हैं। अब उस कंपनी से लोन नहीं आ रहा है तो भाई फिर किसी और कंपनी को लोन देके उसी कंपनी को लोन दिला देते हैं और उससे लोन वापस ले लेते हैं। नहीं समझ आया, तभी तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। एक कंपनी ने एक कंपनी को लोन दिया, अब सर ये कंपनी का लोन रीपे नहीं होगा तो भाई दिक्कत होगी, तो इसलिए इन्होंने किसी और कंपनी को लोन दिया, उसने इसको पैसे दिए, इसने इसको पैसे दिए, राइट। अब इस कंपनी का लोन आउटस्टैंडिंग है, ऐसे फिर एक और कंपनी बना ली। सो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है मैनेजमेंट, जो सर इतनी आसानी से पकड़ नहीं आ सकती। देन उसके बाद सर क्योंकि रक्षक की भक्षक है तो ऑल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह भी हो सकता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, या फिर कुछ टर्म्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली टर्म्स, जैसे किसी के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मैनेजमेंट के हाथ में ही है, मैनेजमेंट उसके टर्म्स वगैरह भी चेंज कर सकती है। ओके, सो ये हो गया सर हमारा 11th क्वेश्चन भी, और ये चेंजेस थे आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं बेटा,
चैप्टर नंबर 5 में कोई भी चेंज नहीं है एक्सेप्ट दीज एडिशनल क्वेश्चंस। कारो 2020 जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है May 21 एग्जाम्स के लिए। नवंबर 21 के जब ICAI कुछ बोलेगा तब एक्ट करेंगे ना। पूरा सिलेबस तुम्हारे पास पड़ा है, लेकिन नहीं अभी बताओ क्या क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, दुष्ट। बस इतनी सी बात है आपकी चैप्टर नंबर 5 की। ऑल द बेस्ट। अब सब चैप्टर 6 की बात करते हैं। सेम हाल है चैप्टर 6 में। आप देखेंगे ये इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। एक बार पढ़ के देखिए, आपको बस ऑटोमेशन का जो है मतलब समझाया जा रहा है, और कहीं पे चेंज आएगा तो वो ऑब्वियसली हमारे पास हाईलाइटेड मिल जाएगा और आपको दिख जाएगा। ये लीजिए। सो यहाँ पे जो आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की बात होती थी, उस पर जहाँ रेफरेंस आता था 134 सबसेक्शन 5 वगैरह का, पहले से रेफरेंस दे रखा था। अब सर जी क्या किया है, अब उनका हल्का हल्का सा टेक्स्ट भी डाल दिया, जिसमें से ये हम ऑलरेडी कवर करते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर करते हैं। ये मैं चाहूँगा कि एक बार आप कवर कर लीजिए कि भाई क्या होता है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई में लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जाती है, DRS जो जाती है, उसमें डायरेक्टर्स जो है साफ साफ बोलते हैं कि भैया डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, दैट सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। बेसिकली डायरेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसकी, IFC की, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की। और आप देखेंगे कोई चेंज नहीं है। 149 सबसेक्शन 8 एक बार आप रीड कर सकते हैं, कोई भी इसके अंदर ऐसा बदलाव पूरे चैप्टर में इसके अलावा मुझे नहीं दिखा है। राइट। डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट बिल्कुल सही। एक फ़ोटो नहीं आ गई भाई साहब यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा सा देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं है। देन इसके बाद दैट्स इट, एकदम सेम चीज़ें चल रही हैं सारी। ग्लॉसरी आपकी आ गई, एब्रिविएशंस आ गई, समरी, फिर करेक्ट इनकरेक्ट MCQs मैंने आपको बताया इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं। शिफ्ट कहाँ कर दिए हैं, आपकी MCQ बुकलेट के अंदर। और फिर यहाँ पे आपको मिलती है कुछ नए क्वेश्चंस। आइए पढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू टैप वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज मीनिंगफुल डेटा। भाई मौज कर दी, डेटा एनालिटिक्स होता है भाई ये। During the assessment of IC, if the auditor can test compensating controls, he should obtain evidence for other mitigating factors. No, अगर compensating controls चेक कर पा रहा है तो भाई फिर तो mitigating factors के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर compensating controls चेक नहीं कर पा रहा होता तो mitigating factors के लिए जाता। An automated environment basically refers to business environment where the process, operation, accounting, except decisions are carried out by using computer system. False. Even decisions are carried out by computer systems. The company auditor need not report on the efficacy of internal financial control in his audit report in the case of OPC. Correct. 143 subsection 3 clause I अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे OPC को जो है exempt कर रखा है, एक बार जाके पढ़ के आइए, पढ़ा हुआ है हमने क्लास में। ये कंपनी ऑडिट में जनरली अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद री-परफॉर्मेंस एज ऑडिट एविडेंस गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। गलत जवाब, इंस्पेक्शन। उसके बाद कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, कोई बहुत ऐसे 30 मार्क का क्वेश्चन मुझे नहीं लगे, आप लोग अपने आप एक बार जो है कवर कर सकते हैं। राइट। ये आपके सारे के सारे जो बैक में आपको ग्लॉसरी दे रखी थी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे चैप्टर 6 के चेंजेस भी जो है यहाँ पे होते हैं समाप्त। अब हमारे 1 2 3 4 5 6 यानी लगभग आधा सिलेबस जो है हमने देख लिया है। 13 चैप्टर्स हैं, आधा सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली हमने देख लिया है जो चेंजेस कवर हुए हैं। ओके, अब और वीडियोस लाएंगे, उसमें और सिलेबस जो है आपका देख लेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।